Hello, my dear students. Welcome to Vidit Commerce classes from Ankit Agrawal. Today's topic is Principle of Management. कल हम लोगों ने आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों की थोड़ी बड़ी बनेगी क्योंकि इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से थ्योरी और केस स्टडीज दोनों ही आपके बड़े मार्क्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स की केस स्टडी भी आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर के जो भी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार ज़रूर देखें और साथ के साथ चाहें तो एक कॉपी लेके बैठें और मेन चीज़ें जो आपको मैं बताऊँ उनको याद करने के लिए उनको आप नोट कर लें शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में या शॉर्ट नोट्स के रूप में, जिससे आप पेपर जब देने जाएं तो एक बार आप उसको रिवाइज कर सकें और आपको पेपर में केस स्टडी को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पूरी देखनी है, लास्ट तक देखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है स्टार्टिंग में कोई पॉइंट आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको समझ में आ जाए, तो इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल होते क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ने हैं, तो प्रिंसिपल होता क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं किसी चीज़ की थ्योरी या उससे रिलेटेड कुछ रूल्स। ठीक है, जैसे ही कह रहा है, अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। यानी कि जो प्रिंसिपल होता है वो एक तरह का सच होता है, बेस होता है किसी भी चीज़ के लिए, जो कि उसका प्रिपोजिशन भी हो सकता है, जो फंडामेंटल या फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है किसी चीज़ के लिए, सिस्टम के लिए। और ये एक मान्यताएं होती हैं, बिहेवियर किस तरह से करेगा मैनेजमेंट। तो उन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। खैर, प्रिंसिपल का मीनिंग आपसे कोई नहीं पूछने वाला, इसलिए मैंने इसको केवल 1.5 लाइन में आपको निपटा दिया था। मेनली अब यहाँ से शुरू होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से आपके चैप्टर में दम है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो यानी कहने का मतलब ये, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम उनको कहते हैं जिन जिन प्रिंसिपल्स पर बेस होके कोई मैनेजमेंट अपना काम करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, उसके बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या है, इसमें हम वो सब देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल का आपको मैं मतलब बताया था, एक फाउंडेशन होता है, एक बिलीव होता है, रूल्स होते हैं जिस पर पूरा मैनेजमेंट डिपेंड करता है। तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस एज दिस डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। अब देखिए, ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल गाइडलाइंस है मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए और बिहेवियर के लिए, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजिड यानी फिक्स नहीं होते। इनमें ज़रूरत के हिसाब से, हम इनके प्रिंसिपल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी डायनेमिक होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इनमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। सबसे पहले ये कह रहा, देखिए मैं आपको यहाँ पे टॉपिकों से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको एक ही जगह पे मिल जाए सारे प्रिंसिपल, अलग अलग ना देखने पड़े। मैं आपको यहीं से आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले कह रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी जो भी प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, ये सभी जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल बनाए गए मैनेजमेंट के वो इंडिया में तो अप्लाई होते हैं, या दिल्ली में तो अप्लाई होते हैं, मुंबई में अप्लाई नहीं हो रहे, इंडिया में तो अप्लाई होते हैं, न्यूयॉर्क में अप्लाई नहीं हो रहे, ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो पूरी तरह से यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन बेसिकली सभी उसमें एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, ये जनरल गाइडलाइंस, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर के लिए, जिनके ऊपर बेस होके एक मैनेजर अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल जो बनाए गए हैं, या ये प्रिंसिपल जो बने हैं, चाहे वो फेयोल ने दिए हों या आपके एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए हों,
ये क्या है, नॉर्मली लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों ने जो देखा, जो फील किया, उसके आधार पे जो उन्होंने प्रैक्टिस की, करके ट्राई करके देखा उन चीज़ों को, उन पे एक्सपेरिमेंट किए, तो उन पर बेस्ड है। इनके लिए हमने कोई वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए जो लैब में होते हैं। ये जो बिजनेस में हमने अप्लाई करके देखा कि बिजनेस के लोगों पे अप्लाई किया, इस तरह से हमने काम किया, तो जो चीज़ कई बार अप्लाई करने के बाद भी फिट बैठी बार बार, तो उनको प्रिंसिपल का बेस बना दिया गया, प्रिंसिपल बना दिया गया। अगला क्या कह रहा है ये, फ्लेक्जिबल, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो फ्लेक्जिबल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होते हैं, इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी फर्म में हो रहा है सेम हम वैसे ही करें, उसमें थोड़ा बहुत चेंज अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो हमारी नेसेसिटी है, जैसा हमारा बिजनेस का और एनवायरनमेंट है, जिस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह से हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है ये, बिहेवियरल, यानी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये बिहेवियर, जो मैनेजर होता है उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। एक मैनेजर किस तरह से बिहेव करेगा वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, वो किस तरह से डिसीजन लेगा, ये सब डिपेंड किस पे करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। अगला क्या कह रहा है ये, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप कि जो भी प्रिंसिपल है तो उसमें कॉज, पहले आप मतलब समझिए कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है। ये आपको कई जगह पे सुनने को मिलता है वर्ड, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि देखिए, कॉज का मतलब है कि कोई चीज़ क्यों है, कि ये क्यों हो रही है, या फिर ये क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और उसका इफेक्ट का मतलब है कि कोई चीज़ यार है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जो उसका कॉज है और उसका इफेक्ट है, उसके बीच का जो रिलेशन है उसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर ही बेस्ड है, उसी के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। ठीक है, और लास्ट है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा अकाउंटिंग में। कंटिंजेंट का मतलब होता है जो श्योर ना हो, यानी देखिए जैसे इसके लिए इसने लैंग्वेज लिखी है, मैं आपको लैंग्वेज दिखा देता हूँ। देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन और अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द एप्लीकेशन हैज टू बी चेंज्ड एज पर द सिचुएशन। यानी कंटिंजेंट का मतलब होता है संदिग्ध, यानी जिसका होना श्योर ना हो, तो जैसी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के आधार पे हम इनका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये संदिग्ध है। यहाँ पे कंटिंजेंट का मतलब है कि ये हो सकता है वहाँ पे अप्लाई हो किसी फर्म पे, और किसी फर्म पे अप्लाई ना भी हो, तो ये कंटिंजेंसी इसमें बनी रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने सारे डिटेल कर रखे हैं। इसके बाद हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए मैं आपको वो टॉपिक बड़े शॉर्ट में समझा रहा हूँ जो ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, या हम इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन आपके लिए थोड़ी छोटी कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। सबसे पहले इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, एक मैनेजर के लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो वो समझ लीजिए। सबसे पहले प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स को इंसाइट्स प्रोवाइड कराते हैं, यानी इंसाइट्स हम कह सकते हैं कि किसी तरह का उनको जो रियलिटी में चीज़ें हैं उनमें उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसके लिए एक तरह से उनको अंदर से एक आइडिया प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से कोई मैनेजर काम करके जो उसके पास रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, उनको बिना वेस्ट करे उनका पूरा तरह से उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर ले। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को, वो सब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही बताते हैं। साइंटिफिक डिसीजन, देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं तो इससे मैनेजर के जो डिसीजन होते हैं वो साइंटिफिक लेवल के होते हैं, यानी उसके पास बेस होता है जिसके आधार पे वो चीज़ों को डिसीजन ले रहा होता है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में आ गया और मैंने कुछ भी डिसीजन ले लिया। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, और देखिए बिजनेस का एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट अगला चैप्टर है, उसमें मैं बताऊंगा क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट।
बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वैसे आप शॉर्ट में समझ लें कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को किसी तरह से इफेक्ट करती हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के होते हैं। तो जो चेंज आ रहे हैं लगातार, उनसे निपटने में भी या उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को कन्वर्ट करने में, ढालने में भी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे हेल्प करते हैं, हमारा मतलब मैनेजर की हेल्प करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की और मैनेजमेंट की, तो उनको भी फुलफिल करने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। किस तरह से करते हैं ये मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगा, उसमें डिटेल बता दूंगा। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस्ड पर ही जो मैनेजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उनको जो एजुकेशन दी जाती है। जैसे आप जानते हैं कि मैनेजर बनने के लिए एमबीए कोर्स कराया जाता है, तो एमबीए में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको ढंग से सिखाया जाता है उन लोगों को, ताकि वो एक अच्छे मैनेजर बन सकें। इसी आधार पर उनको रिसर्च करवाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट। देखिए, नॉर्मली किताबों में पहले फ्यूल के प्रिंसिपल दे रखे हैं, तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले फ्यूल के से चालू करते हैं ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्यूल। ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं कि आप सभी को मालूम होगा ये तो कि जो हेनरी फ्यूल है, इन्होंने मैनेजमेंट के 14 यानी 14 प्रिंसिपल दिए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हर प्रिंसिपल ऐसा है जिस पे से आपके लिए केस स्टडी बन सकती है, वो भी 4 नंबर में भी आ सकती है, 6 मार्क्स में भी आ सकती है। तो इन चीज़ों को आप बड़ा ध्यान से समझेंगे। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता, वीडियो को बैक करके दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वालिटी भले ही आप कम कर लें वीडियो की चाहे देखते समय, लेकिन देखें बार बार, ताकि आपको पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। और कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, आप इसका चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको एक एक करके डिफाइन कर दूंगा अब इन सबको डिटेल में, लैंग्वेज के साथ। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो अभी। अब देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल में वो क्या कह रहे हैं, इनकी लैंग्वेज देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क, जॉब एंड अ trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. Thus, it leads to greater efficiency, specialization and increased productivity. यहाँ पर मतलब क्या कहने का कि जो वर्क है, टोटल जो टास्क है हमारा, जॉब है, वर्क एक पूरा काम है जो भी है, उसको लोगों के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ये काम मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, अपने आप को स्पेशलिस्ट दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए सारा काम मैं अपने खुद ही करूँगा। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। काम को डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि छोटे छोटे पार्ट में काम को डिवाइड करने से लोग स्पेशलिस्ट बनेंगे अपने काम में, एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने काम में। उससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन उनका बढ़ेगा, और उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी जो है बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी बेटर हो जाएगी। आई होप आपको डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, पहले इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। यानी कहने का मतलब ये है, अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को पावर देना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उसकी जिम्मेदारी तय करना। तो ये कह रहा है अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, यानी किसी को अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए कि वो अपने डिसीजन ले सके। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, यानी उसको जो काम सौंपा गया है उस काम को वो टाइम पे करके दे, इसकी जिम्मेदारी भी हम उसको सौंपें। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग ड्यूटीज। सिमिलरली, गिविंग अथॉरिटी विदाउट assigning responsibility makes him arrogant and there is a fear of misuse of power। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अथॉरिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए।
यानी अगर आप किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके साथ साथ आप उसको उससे रिलेटेड सारी अथॉरिटी भी प्रोवाइड करानी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप किसी को केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी दें और पावर नहीं देंगे तो वो काम करने वाला इंसान जो होगा, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और इसका उल्टा कर दें कि किसी को केवल अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी और उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो क्या होगा कि वो एरोगेंट हो जाएगा, ठीक है, उसमें घमंड आ जाएगा और हो सकता है कि वो अपनी पावर का गलत यूज भी कर दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दी जानी चाहिए, और किसी अथॉरिटी दी जा रही है तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन शब्द आपने अपनी क्लास में कई बार सुना होगा। टीचर आपसे कई बार कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। यानी डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है केवल आप ऊधम नहीं कर रहे या फिर शोर नहीं मचा रहे तो वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना डिसिप्लिन होता है। यानी जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो तो आप डिसिप्लिन में हैं। आपके स्कूल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तब आप डिसिप्लिन में। क्लास के रूल्स क्या होते हैं कि आप शांत रहें, ऊधम ना करें, तो इसलिए कहते हैं डिसिप्लिन में रहिए। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह बिजनेस का भी डिसिप्लिन होता है, मैनेजमेंट का। ये कह रहा है इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं और आपके जो आपको जो जॉब दी गई उसके लिए कुछ आपको रूल्स बताए गए होंगे, एग्रीमेंट जो आपको साइन किया गया है, ठीक है। एक मिनट, तो देखिए जो आपको रूल्स बनाए गए हैं इसके लिए, ये क्या है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो देखिए डिसिप्लिन में क्या कह रहा है कि जो आपको एग्रीमेंट साइन कराया गया, आपको जो रूल्स बनाए गए उसको आप फॉलो करें पूरी तरह से, ठीक है। और ये आगे क्या कह रहा है, विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। यानी बिजनेस में काम करवाने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए ज़रूरी है कि हर लेवल पे आपके लिए अच्छे सुपरवाइजर्स हों और रूल्स हों, और उन रूल्स को ना फॉलो करने में पेनल्टीज की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड को हम सिंपली कैसे कहेंगे, पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं ताकि आपको लैंग्वेज का आइडिया भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू फ्योल there should be one and only one boss for every individual employee. It implies that every worker should receive order from one superior on, and ये कह रहा है otherwise it will create confusion, conflict and duplication of work। यानी कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस मिलना चाहिए। यानी क्या करना है उसको बताने के लिए एक ही व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉय एक है और उसको ऑर्डर देने वाले 4 हैं, तो उससे क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा बॉस होगा तो ऐसे केस में ये कह रहा है कि ये कन्फ्यूज हो जाएगा एम्प्लॉय कि कौन सा काम पहले करूं, किसका काम पहले करूं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा आपस में उन लोगों के बीच में, और हो सकता है एक ही काम 2-2 बार भी हो जाए। तो इस वजह से कह रहा है कि कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति दूसरे सुपीरियर से ही कमांड मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी 1 सुपीरियर टू 1 एम्प्लॉय। जैसा देखिए आप यहाँ पे मैंने कुछ इमेज है, यहाँ पे राइट अप्रोच क्या है कि ऊपर है जो सुपीरियर है और वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ को कमांड दे रहा है, तो काम ठीक है। लेकिन अगर 2 सुपीरियर है, वो भी पहला वाला भी एक को कमांड दे रहा, दूसरे वाले ने भी कमांड दे दी, अब एम्प्लॉय के लिए परेशानी क्या हो जाएगी कि भाई किसका काम सुनूं, किसके रूल्स मानूं, किसका काम पहले करूं, किसका बाद में करूं। किसकी नहीं सुनूंगा तो वो पागल हो जाएगा, दूसरे उसकी नहीं सुनूंगा तो दूसरा पागल हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक ही व्यक्ति से एक व्यक्ति को, यानी एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से कमांड मिलनी चाहिए, ठीक है। कमांड का मतलब होता है आदेश, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट 2 टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो
यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने आपको बताया कि 1 सुपीरियर टू 1 एम्प्लॉय। सुपीरियर के अंडर में कितने भी एम्प्लॉय हो जाएं, लेकिन एम्प्लॉय को आदेश देने वाला ऊपर एक ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सुपीरियर एक है, वो हो सकता है उसके अंडर में 4 एम्प्लॉय हैं, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग काम करवा सकता है, लेकिन एक ही एम्प्लॉय के ऊपर 2 सुपीरियर हो गए तब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवार्ड द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू coordinate and focused efforts. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. This ensure unity of action and coordination. यानी कहने का मतलब क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में? ये कह रहा है कि बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं, जो भी एक्शन किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन सभी का इस तरह से प्लान किया जाना चाहिए, उनको आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि सबका टारगेट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग की जाए ताकि और उस हिसाब से सब लोगों को काम बांटा जाए ताकि सब मिला के और ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि सबका जो काम है, जो उनके एक्शंस हैं, उनका मोटिव या उनकी जो मंजिल है, एम है, वो सेम डायरेक्शन में ही हो। ये नहीं हो कि एक काम कर रहा है भैया मुझे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, दूसरा कह रहा है नहीं हमें तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है, तीसरा कह रहा है नहीं हमें तो क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, सबका गोल एक ही होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में काम सबको करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं गोल ओरिएंटेशन, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो, एक लीडर है, वो सबको दिशा दे रहा है और सब लोग उसी दिशा में उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। यूनिटी कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे डाल दिया आपके लिए, कन्फ्यूजन ना हो, मीनिंग से समझ लीजिए बस। यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट स्टेट दैट वन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। यानी यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक बॉस से ही उसे ऑर्डर मिले और उसी बॉस को सिर्फ अपनी काम की रिपोर्ट देनी हो, अलग अलग नहीं होने चाहिए। बल्कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? which imply that all the activities with same objective must have one head and one plan. यानी एक ही दिशा में सबकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिनको एक ही व्यक्ति के द्वारा प्लानिंग होनी चाहिए उसके लिए, और एक ही दिशा में काम होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप डिफरेंस नॉर्मली ज़्यादा नहीं पूछे जाते, आप चाहें तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसको पूरा कराने में, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले लाइन हेडिंग जो है उसका मीनिंग समझ लीजिए कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट का मतलब है कि मैनेजर या एम्प्लॉय केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचे, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि सबके बारे में सोचा जाए। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको हम कहते हैं जनरल इंटरेस्ट। और कुछ नेताओं का होता है कि अपना विकास बाकी सबका विनाश, तो वो पर्सनल या इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन should take priority over the interest of any individual employee। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रहा है कि उसमें इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। अपने पर्सनल फ़ायदा देखो, लेकिन उससे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसका फ़ायदा आप देखें। ये कह रहा है इन सिंपल वर्ड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो देखिए वही वाली बात बार बार कह रहा है, तो आप बेसिक समझ लीजिए इसका कि आपको काम इस तरह से करना है कि अपन ऑर्गेनाइजेशन का विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसको प्रॉफिट हो, तो उसका डेवलपमेंट होगा तो आपका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप केवल अपना विकास करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको जॉब से निकाल दिया जाए, तो मालूम पड़ा आपका खुद का कोई विकास नहीं हो पाया, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म तो मिला लेकिन लॉन्ग टर्म में आप में लात पड़ गई जॉब से, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, रेमुनरेशन वर्ड समझ लीजिए। रेमुनरेशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा ये, कि
रेमुनरेशन का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, जो भी उनकी सर्विसेज के बदले में पैसा दिया जाता है वो सब रेमुनरेशन है। चाहे आप उनको सैलरी दे रहे हैं, चाहे आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप कमीशन दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, किसी भी तरह से अगर आप उनको उनकी सर्विस के बदले में पेमेंट कर रहे हैं तो वो सब मिला के एक शब्द यूज किया जाता है रेमुनरेशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, टू द ओवरऑल पे एंड compensation should be fair to both employees and the organization. The employees should be given fair wages so that they can have a reasonable standard of living. Wages should be within the paying capacity of the organization. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, कि इस तरह से उनका रेमुनरेशन पे करना चाहिए। रेमुनरेशन का मतलब तो आपको मैं बता ही दिया, रेमुनरेशन चाहे वो वेजेज हो, चाहे सैलरी हो या कमीशन हो, जो भी है उन इस तरह से पे करना चाहिए कि एम्प्लॉय का भी उसमें भला हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो। यानी कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय को इतना पैसा ज़रूर मिल जाए कि उसकी लिविंग जो लाइफ है वो बेटर तरीके से चल सके, उसकी नीड्स पूरी हो सकें, और इतना भी ज़्यादा भी नहीं हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से बाहर हो, कैपेसिटी से बाहर हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही रेमुनरेशन सेट करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पूरी पावर किसी एक ही पर्सन के हाथ में हो या एक ही ग्रुप के हाथ में हो, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो जब पावर को या अथॉरिटी को डिवाइड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे आप ही समझ लीजिए, आपको मैं नॉर्मल चीज़ से बताता हूँ, जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। तो अगर ऐसा ना हो कि पूरी पावर किसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती, जैसे अलग अलग गवर्नमेंट होने की बजाय केवल जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती उसी के हाथ में पावर होती, तो हम उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, पावर को बांट दिया गया है। देश के सेंटर के हाथ में पावर है, लेकिन अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सीएम बना दिए, उनको पावर दी गई है। अलग अलग ज़िले के लिए आपको विधायक बना दिए, या वो बना दिए जाते हैं आपके मेयर्स, ठीक है, पार्षद बना दिए जाते हैं, ग्राम प्रधान बना दिए जाते हैं। तो उससे क्या है, काम को बेटर तरीके से करने के लिए जब पावर का सेंट्रलाइजेशन होने की बजाय उसको बांट दिया जाए तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए इसकी लैंग्वेज देख लीजिए थोड़ी सी। सेंट्रलाइजेशन मीन कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विथ सम बेयरेज इट्स डिस्पर्जल एमंग मोर देन वन पर्सन इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये कहने का मतलब यही है कि जब सारी पावर डिसीजन लेने की एक ही हाथ में हो तो वो है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन इसको जब हम डिस्पर्स कर देते हैं, बांट देते हैं, वितरित कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बोथ शुड बी बैलेंस्ड एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। ये कह रहे हैं दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन भी नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यानी ये कहने का मतलब ये है कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो केवल टॉप लेवल ही ले सकता है, एक जो सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वही ले सकते हैं, और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो छोटे लेवल पे भी लिए जा सकते हैं, तो उनके लिए पावर को डिसेंट्रलाइज करना भी जरूरी है। क्योंकि हर छोटे लेवल के लिए डिसीजन भी और टॉप लेवल ही लेगा तो उससे क्या है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा डिसीजन लेने का, तो वो जो मेन चीज़ें हैं उन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, स्केलर चेन। स्केलर चेन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। स्केलर चेन में क्या है, ये कह रहा है कि एक जो कम्युनिकेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसके लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फिक्स करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्केलर चेन। ये क्या कह रहा है, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स इज नोन एज स्केलर चेन। This chain should not be violated, but in case of emergency, employee at some level can contact through gangplank by informing their immediate superiors. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए पर्टिकुलर चेन बनानी चाहिए, जो स्केलर चेन कहते हैं, सीक्वेंस होना चाहिए हायर लेवल से लोअर लेवल तक। यानी सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको बोलेगा, मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल किससे बात करेगा, लोअर लेवल से, लोअर लेवल बात करेगा एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। जैसा अपने स्कूल में हम बात करें, स्कूल लेवल की बात करें, तो स्कूल में मैनेजमेंट जो होता है स्कूल का, वो प्रिंसिपल से बात करता है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के साथ डिस्कस कर सकता है। उसके बाद फिर टीचर्स को या कोऑर्डिनेटर्स को आदेश दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स टीचर से बात करते हैं या क्लास टीचर से बात करते हैं, क्लास टीचर दूसरे टीचर से संपर्क करता है, और बाकी टीचर्स किससे बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। तो इस तरह से ये कह रहा है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में काम होना चाहिए। लेकिन जो कभी कभी इमरजेंसी होती है, तब ऐसे केस में कोई एम्प्लॉय
जो सबॉर्डिनेट है यानी काम करने नीचे लेवल का आदमी है, वो अपने सुपीरियर से बात करके सबके साथ एक साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन वो इमरजेंसी में केवल। इन नॉर्मल केसों में आपको एक सीक्वेंस में ही काम करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है ए से चालू किया है, ए के बाद बी पे, सी पे, डी पे, डी से आया, फिर ई पे, एफ और जी। इस तरह से गैंग प्लैंक में क्या है, ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बी से ई, सी से पी, एफ, लेकिन वैसे आज कर दे तो ए से लेके जी तक जाने में पूरा वो चलता है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर का मतलब यहाँ पे बिल्कुल मैं बता देता हूँ। ऑर्डर कई बार क्या कहते हैं, हम ऑर्डर को भी आदेश का मतलब समझते हैं, इंग्लिश यही कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे भी एक सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन के सीक्वेंस की बात नहीं है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू फेवल पीपल एंड मटेरियल should be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. A place for everything and everyone should be in its designated place. देखिए यानी ये कह रहा है कि हर चीज़ को करने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, चीज़ों को रखने का एक ऑर्डर होता है। यहाँ ऑर्डर का मतलब है क्रम, सीरियल। यानी ये कह रहा है कि बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में और आपको एफिशिएंसी चाहिए तो जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो लोग हों या काम करने के लिए दूसरी चीज़ें हों, ठीक है। तो उनको उसी के सिस्टम के हिसाब से रखना चाहिए, अदरवाइज आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। क्योंकि अब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी काम में तो उसको लेने के लिए हमने किसी को भेजा, तो उससे क्या हुआ, वो टाइम पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है, एफिशिएंसी कम हो रही है उससे, ठीक है। इसके बाद इक्विटी। देखिए इक्विटी का मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं है, यहाँ इक्विटी का मतलब है इक्विलिटी से। तो ये क्या कह रहा है, देखिए गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज who should be treated as fairly as possible. The working environment of any organization should be free from all form of and principle of justice and fair play should be followed. No worker should be unduly favored or punished. देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। ऐसा नहीं हो कि एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप उसमें किसी तरह का भेदभाव करते हैं लोगों के साथ, कि जैसे मेल एम्प्लॉयज़ को प्रेफर किया जाता है फीमेल के ऊपर, ठीक है, या हमारी जाति के हैं तो इनको सपोर्ट करो, दूसरी जाति के हैं तो सपोर्ट मत करो। तो इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो इफेक्टिवनेस होती है बिजनेस की या एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। यानी किसी को ना फेवर किया जाना चाहिए ना ज़बरदस्ती किसी को पनिश किया जाना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, 12th प्रिंसिपल क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब ये है, देखिए पहले इसकी लैंग्वेज समझ लेते फिर आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड और मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अ पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर रिगरम procedure and selected person should be kept at the post for a minimum tenure to show results. देखिए यहाँ पे इस शब्द यूज किया है इसने, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साल के पीरियड में कितने एम्प्लॉयज़ आए कितने एम्प्लॉयज़ गए, इनके बीच में जो रेशियो होता है उसको हम एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कहते हैं। तो यहाँ पे फेवल जी कह रहे हैं हमसे कि बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉरी, कि बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज़ का आना जाना कम हो। यानी एम्प्लॉय को आपने जिसको हायर किया है वो लॉन्ग टर्म तक रुके आपके पास, वो ज़रूरी है बिजनेस की एफिशिएंसी के लिए। क्योंकि ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने में, उसको अपॉइंट करने में काफ़ी टाइम ख़राब होता है, जिससे बिजनेस की एफिशिएंसी कम हो सकती है और प्रोसीजर बहुत लंबा चलता है, जिसकी वजह से जो टाइम जो हम प्रोडक्शन में लगा सकते थे या जो पैसा हम प्रोडक्शन पे लगा सकते थे वो हमारा दूसरी चीज़ पे लग रहा है। तो इस चीज़ को कम करना चाहिए या मिनिमाइज कर देना चाहिए, और वही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर पाती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर ना के बराबर हो या फिर बहुत ही कम हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब हम सिंपल वर्ड में कहें कि किसी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके बारे में उसकी तारीफ़ ज़रूर होनी चाहिए। आप भले उसको प्राइज ना दें, बोनस ना दें, लेकिन उसने अच्छा काम किया है तो आप उसकी तारीफ़ कर दें तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट
इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी वर्कर्स हैं उनको एंकरेज किया जाना चाहिए कि वो अच्छे प्लान लेके आए सामने, और अपने जो इम्प्रूवमेंट की संभावना है उनको, उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो हो जाए उस प्लान की वजह से। और ये कह रहा है इनिशिएटिव मीन्स द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, यानी अब इनिशिएटिव से क्या होता है कि हम किसी की तारीफ़ कर दें सबके सामने। जैसे क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास में कोई अच्छा बच्चा कोई आंसर दे रहे हैं और टीचर ये कह रहे हैं कि वेरी गुड, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत होशियार हो, बाकी सब ऐसे ही हैं, तो उससे क्या उस बच्चे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा करूँ। और हो सकता है कि कई बच्चे उससे और मोटिवेट हो जाए कि भाई इसकी आज तारीफ़ हुई है तो हो सकता है कल हमारी भी तारीफ़ हो जाए, तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तो इनिशिएटिव इसलिए करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक्सपीरिट डी कॉप्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी एमंग एम्प्लॉयज। देखिए आप एक्सप्रेसिट डी कॉप्स को टीम वर्क से, इसका मतलब लिख सकते हैं टीम वर्क, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के अंदर एक टीम स्पिरिट डेवलप हो, मिलकर काम करने की एक स्पिरिट या सोच डेवलप हो उनके बीच में, जिससे क्या होगा उनके बीच में एक यूनिटी आएगी और उन लोगों के बीच में जो हार्मनी, हार्मनी का मतलब जो मिलन कहते हैं ना, मेल मिलाप, भाईचारा, ये सब क्रिएट होगा, तो वो क्या मिलजुल के अच्छा काम करेंगे और बिजनेस के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें साइंटिफिक टेक्निक्स की, जो हमने ऊपर छोड़ दी थी आपके लिए, ठीक है। पहले उनको डिस्कस कर लें, उसके बाद इनका डिफरेंस भी देख लेंगे हम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए टेलर के बारे में इसने कुछ थोड़ा सा बताया है, और देखिए यहाँ पर टेलर और फ्योल के बारे में आप एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे, लेकिन जो टेलर ने दिए थे वो कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं, एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने ये प्रिंसिपल लॉन्च किए, इसलिए इनको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये कह रहा है इट एम्प्लाइज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड एंड trained personnel in order to increase output, improve its quality and reduce cost, and based through effective and optimum utilization of resources. Hence, it stressed that there is always one best method to maintain efficiency. This method can be developed through study and analysis. तो यानी कहने का मतलब शॉर्ट में क्या है कि वो कह रहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, ह्यूमन एक्टिविटी, जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, टूल्स सेट कर रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो मेथड है या जो ट्रेंड पर्सनल है उनके द्वारा हमें काम कराना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसकी बात समझ लेते हैं। पहला इन्होंने दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये रूल ऑफ थंब क्या होता है? पत्थर की लकीर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कि ये कह रहा है जो साइंस है उसको, या जो रूल बना रहे हैं आप मैनेजमेंट में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि आपने एक बार लिख दिया कि भैया ऐसे ही काम होना है तो वो उसी तरह से होगा, बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं बना देना चाहिए, उसमें ज़रूरत के हिसाब से हमें चेंज पॉसिबल होना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है, देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए जॉब in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method. We should be constantly experimenting to develop new technique which make the work much simpler, easier and quicker. Scientific method involves investigation of traditional method through work study. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है या मैनेजमेंट जो है उसको एक साइंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये पुराने पत्थर की लकीर आपने बना दी है या जिन चीज़ों पर आप विश्वास करते आ रहे हैं उन चीज़ों को हटा देना चाहिए और उन चीज़ों पे साइंटिफिक चीज़ें अप्लाई करना चाहिए। जो चीज़ें हैं उनकी आपको स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद आपको उनकी पर कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, जिससे काम ज़्यादा आसान होगा और उससे क्विकर भी होगा और ईजी भी हो जाएगा लोगों के लिए। दूसरा कह रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
यानी देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही वाली बात है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज या वर्कर्स कि लोग जो मैनेजर है और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं हो कि मैनेजर अपने आप को बिल्कुल बॉस की तरह एरोगेंटली बिहेव करे, एम्प्लॉयज़ को वो अपना गुलाम समझे और उनके साथ मिसबिहेव करे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एक काफ़ी अच्छा रिलेशन होना चाहिए और उन काम कराने का तरीका ये सबसे बढ़िया यही होता है। ये कह रहा है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो गोल के अचीव करने के लिए इस तरह का रिलेशन बनाना चाहिए कि मैनेजर की बातों को एम्प्लॉय भी सीरियसली ले और एम्प्लॉयज़ की कोई परेशानी है तो मैनेजर भी उसको सुने। इट इम्प्लाई दैट there should be mental revolution on part of manager and worker in order to respect each other's role and eliminate any class conflict to realize organizational ऑब्जेक्टिव। यानी उनके बीच में एक इस तरह का मेंटल रिलेशन होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, उनकी पोजीशन की रिस्पेक्ट करें, उनके काम की रिस्पेक्ट करें, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल गोल अचीव ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में किसी भी तरह का कोई विवाद या कोई परेशानी उत्पन्न ना हो या क्रिएट ना हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप। थर्ड ये कह रहा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए मैंने ऊपर एक प्रिंसिपल ऑफ फेयोल प्रिंसिपल ने बताया था कि टीम वर्क वाला पार्ट, या कि हमें उसका जो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बेटर हमें बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पर फोकस करना चाहिए। यहाँ भी वही वाली बात है। ये कह रहा है कि कोऑपरेशन यानी मिलजुल के काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए, अकेले दम पे काम नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड डिस्कार्ड। देखिए आगे ना, हार्मनी एंड डिस्कार्ड यानी मिल के काम करें, उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं करें। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यानी ऐसा उन दोनों के बीच में, मैनेजर पोजीशन पर और उसके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए और एक टीम की भावना होनी चाहिए कि हमें मिल के काम करना है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा होना चाहिए कि वो मिल के काम करने की उनके बीच में एक सोच डेवलप हो। ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉय अपने मैनेजर को इग्नोर करें, ये तो बोलता रहता, हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे, और मैंने सोचा मैं इनके लिए ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा कि ये अपने आप काम करेंगे, मेरे हिसाब से काम करेंगे, मैं इनसे क्यों आइडिया लूँ, मैं तो मैनेजर हूँ। इस तरह की भावना उनके बीच में नहीं आनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज मस्ट बी एंकरेज। मैंने कहा कि एम्प्लॉयज और कोई अच्छा आइडिया दे रहे हैं, उनके पास कोई सजेशन अच्छा है तो हमें उसको मान लेना चाहिए। और एंकरेज एंड डेसिस्ट वर्कर्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड। और ये कोशिश करनी चाहिए जिससे कि वो ना स्ट्राइक करें, ना कोई फालतू डिमांड रखें मैनेजमेंट के सामने। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे इसमें इस प्रिंसिपल में क्या कह रहा है ये सॉरी कि प्रयास करने चाहिए मैनेजमेंट को, तो जो भी एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनको उनके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है, उनकी क्या एफिशिएंसी है, उस पर वर्क करना चाहिए कि वो कहाँ तक उनको बेटर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक वर्कर के रूप में आया तो वो हमेशा वर्कर ही रहेगा। हो सकता है उसके अंदर कुछ अच्छे टैलेंट हो, उसकी एफिशिएंसी कुछ अच्छा करने के लिए हो, तो मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए उसको ढूंढने की और उसको बेटर पोजीशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए और उसकी प्रॉस्पेरिटी पर भी फोकस किया जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, इट इम्प्लाइज टेकिंग एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड assigning work suited to their temperament and abilities. This will increase the productivity by utilizing the skills of the workers fully. तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनको उनकी एबिलिटी, उनके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग काम सौंपना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो वर्कर्स हैं उनकी यूटिलिटीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकेगा। इसके बाद साइंटिफिक टेक्निक्स। आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स में से। ठीक है, आप भी देखेंगे तो आपके चैप्टर में सबसे ज़्यादा केस स्टडी इनमें से दी होंगी, तो इन पर भी थोड़ा फोकस कर लें आप। अब देखिए सबसे पहली टेक्निक क्या है, साइंटिफिक टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कह रहा है, इज ए टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट। यानी वो ये कह रहा है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में
उन लोगों के काम फिक्स होने चाहिए, उनको काम दिए जाने चाहिए। यानी प्लानिंग करने वाला अलग इंसान होना चाहिए और जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो उस काम को करेगा, वो अलग होना चाहिए। जैसे ये कह रहा सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज टू बी एंटर्ड इन अ फोरमैन, सॉरी हाँ, एंट्रस्टेड टू अ फोरमैन। यानी ये कह रहा है सुपरविजन में अभी केवल एक ही आदमी नहीं होना चाहिए, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग व्यक्तियों में बांट देना चाहिए काम। जैसे देयर आर 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। ये कह रहा है प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें 8 तरह के फोरमैन पॉसिबल हैं हमारे। वो कौन कौन से हैं अभी आपको नीचे में बताने वाला हूँ। फॉर ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हु कीप अ वॉच ऑन ऑल वर्कर्स परफॉर्मेंस। यानी 4 फोरमैन होंगे आपके प्लानिंग में और 4 होंगे उनके एग्जीक्यूशन में, जिनका काम केवल इतना होगा कि वो जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके काम पर नज़र रखना और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम करना। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने लिस्ट दी है, थोड़ी छोटी है, इसको हम जूम कर लेते हैं। पहले प्लानिंग के बारे में पढ़ लेते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज, ये कौन कौन से होते हैं? देखिए इनका काम क्या होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन और कार्ड क्लर्क, यानी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी एक क्लर्क ऐसा होगा जो कि इस तरह कार्ड इश्यू करेगा जिसपे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे किस तरह से कौन सा काम किया जाना है। दूसरा है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होगा, चलिए मैं आपको ये अलग नीचे डिटेल में बता देता हूँ। पहले आप समझ लीजिए कौन से लोग किस में आते हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज के साथ करा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए प्लानिंग इंचार्ज कौन कौन से होते हैं। एक तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और फोर्थ है डिसिप्लिनियम, ठीक है, डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। और दूसरे में बात करें एग्जीक्यूटिव में या प्रोडक्शन इंचार्ज कौन कौन होते हैं। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। यहाँ इंस्पेक्टर का मतलब है जो चेक करने वाला होता है वो। तो ये सब मिलके वर्कमैन के अंदर में आते हैं। अब देखिए हम इनको एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया, चलिए मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है किस तरह काम करना है। रूट क्लर्क आपको रूट बताता है कि किस तरह से कहाँ पर काम करना है, किस काम और क्या आपका सिस्टम होगा, क्या आपको मेथड्स फॉलो करने हैं, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसका काम होगा कि ये आपका टाइम नोट करेगा कि आप कितने बजे आए, कितने बजे गए, आपने कितने टाइम काम किया, कितनी कॉस्ट लगाई, उस सब का रिकॉर्ड ये रखेगा। और डिसिप्लिन वाले का काम क्या होगा कि वो डिसिप्लिन देखेगा कि डिसिप्लिन में आपने काम था कि नहीं, डिसिप्लिन में कहाँ कोई कमी रह गई, डिसिप्लिन में क्या अच्छा रहा, कितने लोग डिसिप्लिन में काम कर रहे थे, उन सब का रिकॉर्ड इसका रखने का है, ठीक है। अब हम बात करें एग्जीक्यूटिव वाले की या प्रोडक्शन वाले की। स्पीड बॉस, इसका काम है ये स्पीड देखेगा कि कौन किसी चीज़ को करने में कितना टाइम ले रहा है, किस काम को या किसी यूनिट को बनाने में कितना टाइम लेता है। गैंग बॉस, इसका काम होता है कि जो भी हमें टूल्स की ज़रूरत होती है उन टूल्स को प्रोवाइड कराने का काम, जैसे प्रोडक्शन के लिए हमें अलग अलग तरह के टूल्स की ज़रूरत होती है, उनको प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, गैंग बॉस का होता है, ठीक है। रिपेयर बॉस, अगर हमारे मशीन वगैरह में किसी तरह की कोई ख़राबी आती है तो वो टाइम टू टाइम सही रहे ताकि प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उनको रिपेयर कराने का काम रिपेयर बॉस का होता है। और लास्ट है इंस्पेक्टर, जिसका काम एक तरह से ये सुपरवाइज़र होता है मेनली। इसका काम होता है कि ये देखता है कि सारे काम प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारे सभी का याद हो गया होगा, उम्मीद है। अब देखिए इनके फंक्शनल फोरमैनशिप की आगे बात करें। सेकंड टेक्निक क्या है, साइंटिफिक टेक्निक। एक मिनट मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलप स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज आउटपुट, whereas simplification refers to eliminating unnecessary varieties, size and grades of product or service. It results in saving of cost and labor, machine and tools. It leads to fuller utilization of equipment and increase in turnover. तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द यूज किए हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप काम के लिए पहले से ही स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दें, यानी कि किसी चीज़ को बनाने में कितना टाइम लगना है उसके लिए टाइम फिक्स कर सकते हो, एक दिन में कितनी यूनिट बनानी है वो फिक्स कर सकते हो, कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हो। तो उससे क्या होगा,
हम कंपेयर कर पाएंगे कि वास्तव में हमने जो टाइम सेट किया था, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं है। तो उससे चीज़ों को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आसानी रहेगी। दूसरा ये कह रहा है सिंप्लीफिकेशन। ये कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है वर्क में कि इस तरह से काम को कराना चाहिए कि उसके अंदर ज़बरदस्ती, जो बेकार की, जो अननेसेसरी उसमें हमने वेरिएशन लगा रखे हैं, परेशानी कर रखी है, साइज और ग्रेड, अलग अलग तरह के हम साइज बनवा रहे हैं, अलग अलग तरह की ग्रेडिंग करवा रहे हैं, उन चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए, जिससे वर्कर्स को काम करने में आसानी हो और दूसरी एक्टिविटीज़ से उनका दिमाग हटके मेन प्रोडक्शन पे लगाया जा सके। ठीक है। थर्ड टेक्निक क्या है? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी मेथड स्टडी में क्या है कि हम अलग अलग काम करने के मेथडों की स्टडी करें और उसके बाद एक ऐसी मेथड को चूज करें जिससे हमारी जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और जो रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, कॉस्ट को कम किया जा सके और क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इस तरह का हमें मेथड यूज करना चाहिए। इसके बाद है मोशन स्टडी। तो ये मोशन का मतलब है रेफर टू स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अननेसेसरी incidental and unproductive motion of the worker so that it take less time to complete the job efficiently। यानी देखिए, मोशन स्टडी का मतलब होता है कि किसी चीज़ में हम कितना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ख़राब कर रहे हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, चीज़ों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, बनाने के लिए, आने जाने में कितना टाइम ख़राब कर रहे हैं या लगा रहे हैं, उस टाइम का हम स्टडी करते हैं मोशन स्टडी में। ठीक है, ताकि हम उसको कम से कम कर सकें और ऐसी व्यवस्था कर सकें कि जो चीज़ें हैं हमारी, हम उनको वहीं पे पास में, आसपास ही अवेलेबल कराएं, जिससे आने जाने में जो टाइम लग रहा है उसको हम कम से कम या मिनिमाइज कर सकें। इसके बाद है टाइम स्टडी। अब देखिए, टाइम स्टडी में जो हमने ऊपर फोरमैनशिप की बात की थी ना, उनमें से ये पॉइंट है सारे। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। यानी ये कह रहा है कि टाइम सेट करना चाहिए कि किसी जॉब को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है। ये कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। और देखिए, इसकी वजह से क्या है, अगर हम टाइम स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किसी काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने वर्कर्स चाहिए, और साथ ही हम उस काम को और जल्दी कराने के लिए ऐसे कौन कौन सी हमारे इंसेंटिव प्लान्स हैं, इंसेंटिव स्कीम्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि लेबर उसको और बेटर तरीके से करे और हमारी लेबर की कॉस्ट भी हमें पता चल सके कि कितने में हम कितना काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या है? सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग ए टास्क। फटीग स्टडी में अब हम उनके आने जाने की बात नहीं कर रहे, उनके काम करने की बात नहीं कर रहे। अब हम ये कह रहे हैं कि काम को करने में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने में कितना टाइम उनके द्वारा यूज किया जा रहा है। द रेस्ट इंटरवल विल इनेबल वर्कर टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टेमिना, देयर बाई अवॉइडिंग इंसिडेंट रिजेक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो ये भी ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने का भी मौका मिले, ताकि उनका स्टेमिना द्वारा से बेटर हो जाए और उससे हम जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है एम्प्लॉयज़ के साथ, जो रिजेक्शन होते हैं किसी तरह का, या इंडस्ट्रियल सिकनेस, जो इंडस्ट्रीज की परेशानियाँ आती हैं, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। इसके अलावा लास्ट है इसका साइंटिफिक टेक्निक जो है डिफरेंशियल पीस वेजेज सिस्टम। देखिए, पीस वेजेज सिस्टम का मतलब क्या है कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम अलग अलग वेजेस भी फिक्स कर सकते हैं। ये कह रहा है दिस डिफरेंशिएट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स एंड लिंक्स वेजेज एंड प्रोडक्टिविटी। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टेब्लिश्ड एंड टू पीस रेट आर यूज्ड, high for those who achieve up to and more than standard output efficient worker and lower for inefficient and slow workers. Thus efficient worker will be rewarded। तो ये कह रहा है कि दो तरह का हमें सिस्टम रखना चाहिए कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो एफिशिएंटली अपना वर्क कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हाई वेजेस सिस्टम रखना चाहिए। एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि जो इस टाइम लिमिट में कोई काम को पूरा करेगा तो उसको हाई लेवल से काम मिलेगा, यानी हाई रेट से वेजेस दी जाएगी। और जो लोग स्लो होते हैं, आलसी होते हैं थोड़े,
और काम को अच्छे से नहीं करते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं, उनके लिए हमें लो वेजेज का सिस्टम रखना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं वो और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं अपनी वेजेज को बढ़ाने के लिए, और जो इनएफिशिएंट होते हैं उनको भी ये मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें भी अब ढंग से काम करना पड़ेगा ताकि हमारी भी वेजेज बढ़ जाए। ठीक है, फ्यूल के प्रिंसिपल आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब हम इनकी डिफरेंस की बात कर लें। टेलर ऑफ, इसमें क्या है अंतर, और ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके आपको सारे पॉइंट बता देता हूँ। आप चाहें तो केस उसका वो भी ले लीजिए, क्या कहते हैं इसको, स्क्रीनशॉट। देखिए बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, हेनरी फ्यूल पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा मैंने आपको बताया था हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जबकि टेलर की जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। यानी जो साइंटिफिक लेवल है वो फ्यूल के में है, एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं है। फोकस फ्यूल ने किस पे फोकस किया, इम्प्रूवमेंट इन ऑल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फ्यूल ने फोकस किया है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इम्प्रूवमेंट में। बल्कि एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या है कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंसंट्रेट ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। देखिए एक ने फ्यूल ने तो एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए बात की है, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो टेक्निक्स दिए हैं या प्रिंसिपल दिए हैं उन्होंने प्रोडक्टिविटी को बेटर बनाने की कोशिश की है। एप्लीकेबिलिटी, यानी जो फ्यूल के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल है, जबकि जो टेलर के हैं एप्लीकेबल ओनली टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशन सच एज इन फैक्ट्रीज। यानी जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो हमारे प्रिंसिपल है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये अप्लाई होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में। लेकिन जो फ्यूल के प्रिंसिपल है वो हर छोटी से छोटी बिजनेस में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इससे अलावा ये कह रहा पर्सपेक्टिव, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा पे ज़्यादा फोकस करता है ये कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, जबकि जो टेलर है वो लोअर लेवल पे, शॉप फ्लोर लेवल पे बात करता है कि उनको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, पर्सनैलिटी, ये कह रहा है रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर्स एंड वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। यानी इनकी पर्सनैलिटी क्या थी फ्यूल की, इनको ये कह रहे हैं ये रिसर्चर थे और प्रैक्टिस की थी इन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च करके, और इसलिए इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है फ्यूल को। तो देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, आपका आंसर होना चाहिए हेनरी फ्यूल। अब ये कह रहा है साइंटिफिक एंड वाज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए जनरल मैनेजमेंट का फादर कौन है, फ्यूल है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको बोला जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, लास्ट पॉइंट ह्यूमन एलिमेंट, ये कह रहा मोर इम्पॉर्टेंट इज अटैच टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रेदर देन टू द ह्यूमन एलिमेंट। यानी जो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका जो मेन फोकस था वो प्रोडक्शन को बढ़ाने पर था, ना कि ह्यूमन एलिमेंट पे इतना फोकस नहीं था। यानी फ्यूल का क्या, प्रोडक्शन को आप बढ़ाइए, अब वो आप कैसे बढ़ाते हैं वो आपकी इच्छा, आप ह्यूमन से बढ़ाते हैं या मशीनों से बढ़ाते हैं। लेकिन जो हमारे टेलर साहब हैं उन्होंने क्या कहा, मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन एलिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी इन्होंने ह्यूमन कैपिटल के बेटरमेंट के लिए ज़्यादा बात की है। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट से आप इनके प्रिंसिपल का डिफरेंस भी समझ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको एक बार वो ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप मोबाइल में से पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बुक की अपेक्षा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको हर तरह के प्रिंसिपल बताए, साइंटिफिक टेक्निक्स बताए। किसी भी तरह का अगर आप लोगों को कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों के लिए कहा है कि जैसे ही ये मैनेजमेंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, आपकी बीएस जो है 2 पार्ट में, मैनेजमेंट और फिर मार्केट वगैरह के बारे में, इंटरनेशनल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब है, उनको मैं बाद में कराऊंगा। पहले ये मैनेजमेंट वाला पार्ट पूरा करा के आपको ऐसी केस स्टडीज़ कराऊंगा कुछ दिन, और उसके बाद सेकंड पार्ट जो है आपकी बुक का वो कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूस बने रहिए हमारे साथ। वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को इसका भी एग्ज़ाम देना है 9 जुलाई को। तो जितना ज़्यादा वो लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को पेपर देने में उतनी आसानी रहेगी। ठीक है, तो वैसे भी ये पेपर क्योंकि अलग कंडीशन में हो रहा है, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें पेपर आसान आएगा। पेपर वही होगा जो पहले से छपा हुआ है, आपके लिए नया पेपर नहीं छपने वाला है। आप इस चीज़ को पहले से क्लियर समझ लीजिए। जैसा भी पेपर आने वाला है वही पेपर आएगा, ना आपकी कोई लूज मार्किंग होनी है, मार्किंग भी एज इट इज होनी है। तो इसलिए किसी भी तरह की कोई गलत फहमी या अफवाह में ना पड़े, पूरी कोशिश करें कि आप अपनी पूरी मेहनत से करके जाएं
आपको मालूम है 20 मार्क्स के आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने हैं। 1 मार्क्स में आपका ज़रूरी नहीं कि MCQ ही आएंगे, MCQ आ सकते हैं, 1 लाइनर भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, मैचिंग वाले आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में हो सकता है आपका 1-2 तो आपकी केस स्टडीज भी आ जाए, जैसे आपने स्कूलों में प्री बोर्ड वगैरह में कराया भी होगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और को ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी मैं आप लोगों के लिए आगे आप जो भी क्लासेज ज्वाइन करेंगे, BCom, CA, BBA, उनके लिए भी आगे मैं लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ये ना सोचें कि हमें इसको सब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा, आपको आगे भी फ़ायदा होगा इस चैनल से। मैं इस चैनल को इस तरह का बनाने तैयार हूँ कि हर लेवल का कॉमर्स का स्टूडेंट 11th से लेके आगे तक उसको हर सबको अपने मतलब कि यहाँ पे वीडियोज अवेलेबल हो। और ये बिल्कुल चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि मैं ही क्यों मेहनत करूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।